ठीक है, 17 3 ज़ा 51, तो ये आ गया रेशो 3/1। सिमिलरली मैंने करा BC अपॉन EF, BC अपॉन EF, तो BC इज़ 5.4 और EF इज़ 1.8, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया। जब पॉइंट के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट्स होती हैं, जैसे पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इधर भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो पॉइंट से पॉइंट हम काट सकते हैं। 18 1 18, 18 3 54, दिस इज 3/1। फिर अगला देखिएगा CA अपॉन FD, CA अपॉन FD, तो CA इज 4.8 और FD इज 1.6। ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, 16 1 16, 16 3 48, 3/1 3/1 3/1, तो रेशो आपका इक्वल आ गया। तो जब भी आप ये देखेंगे तीनों साइड्स का रेशो जब इक्वल हो जाएगा, तो हम ये बोलेंगे कि दोनों आपके जो ट्राइंगल है वो सिमिलर हो गए। और तीनों साइड्स का रेशो इक्वल आया, एंगल तो यूज़ नहीं करा ना कहीं पर भी, साइड ही यूज़ करा है। तो जब साइड ही यूज़ करा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, तो बाई ट्रिपल एस सिमिलैरिटी, by triple S similarity criteria, by triple S similarity criteria हम बोलेंगे कोई दो आप ले लीजिए साइड्स का रेशो, मान लीजिए मैंने AB अपॉन DE और BC अपॉन EF ले लिया, तो हम इसको लिख लेते हैं ऐसे, रफ में कहीं पर लिख लेते हैं। हमने ऐसे लिख लिया AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF। तो ऊपर AB और BC ये दोनों को कंबाइन करूंगा तो क्या बन जाएगा, ABC। इसी तरह से नीचे DE और EF है, दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, DEF। तो इस तरह से लिखिएगा कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। ठीक है, तो ये हमारे सारे के सारे सिमिलरिटी क्राइटेरिया हो गए। इसके बाद आप आएंगे इसके एग्जांपल्स पर, आप आ जाइए, आप आ जाइए पेज नंबर 135 एग्जांपल नंबर 4, पेज नंबर 135 एग्जांपल नंबर 4। सर टाइलर्स के बाद कितने होंगे सर? AB दूसरे वाले मैच में, ठीक है, करवाऊंगा। हाँ जी, क्या हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक वो आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कर दिया था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हट गया, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाला बचा है सर। हाँ जी, इसका लिख दो, ट्रिग्नोमेट्री तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाला जो क्वेश्चन है, कब एग्जाम कर लेता हूँ, एग्जाम कब है, 18 को है, प्रेसिडेंट में दोबारा 18 को है, उसमें ट्रिग्नोमेट्री आ रही है। अच्छा, तुम लोगों का कभी भी प्रेसिडेंट मानोगे, हमारा भी 18 को ही, पता नहीं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बची हुई है, एक काम करते हैं इसके बाद वही कर लेंगे, ट्रायंगल करने के बाद वो कर लेंगे। ठीक है, तो 18 से पहले तुम्हारा वो भी हो जाएगा, 15 को है तो उससे पहले कर दूंगा, एक ही तो एक्सरसाइज बची थी, हो जाएगा। सही लास्ट सर, बस सिमिलरिटी क्राइटेरिया। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 4 देखिएगा, पेज नंबर 135 पर है एग्जाम्पल नंबर 4। In figure 6.29, if PQ is parallel to RS, prove that triangle POQ is similar to triangle SOR। तो एक फिगर दे रखी है, ये इस तरह से फिगर दे रखी है, PQRS, PQRS, बीच में होल है,
So in figure 6.29, if PQ is parallel to RS, तो given सर वो सब पहले वाले बात में चल रहा ये एक्चुअली आज यही करा है हमने, कल भी मैथ्स करा था, आज भी मैथ्स करा और कल भी मैथ्स ही करेंगे, क्योंकि आज क्या है कि आज आप लोग उस बैच के बराबर आ जाएंगे, वो बैच पहले चालू हो गया था ना, तो आज आप लोग उस बैच के बराबर आ जाएंगे और फिर परसों जो है मेरे को कॉमन क्लास लेनी है, तो मैं इसी प्लानिंग के साथ चल रहा हूँ कि परसों कल एक्चुअली कल तीसरा दिन होगा ना आपके मैथ्स का, वही कल भी मैथ्स हुआ, आज भी मैथ्स और कल भी मैथ्स। चलिए अब जरा ये देखिए कि इसमें ना ये दे रखा है तो पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, ये दे रखा है। अब वो बोल रहे हैं कि आपको प्रूव करना है ट्राइंगल पी ओ क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल एस ओ आर। ट्राइंगल पी ओ क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल एस ओ आर। ट्राइंगल पी ओ क्यू ट्राइंगल एस ओ आर के सिमिलर है, ये हमको प्रूव करना है। तो हमें कंडीशन के नाम पर बस एक चीज़ दे रखी है कि ये पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। तो अब आप ये देखिएगा कि जब पी क्यू आर एस के पैरेलल है तो ये एक ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेगी और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। क्या बोलते हैं इनको? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो हम ये कहेंगे यहाँ पर इसके सॉल्यूशन में since PQ is parallel to RS, since PQ is parallel to RS, तो एंगल QPO, एंगल QPO is equal to एंगल RSO, एंगल RSO। और इसी तरह से एक और पेयर भी मुझे नजर आता है कि जो ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, ये वाला वर्टिकली अपोजिट बना लेते, कोई बात नहीं। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, उस पर 3 आर्क लगाएंगे, 3 दोनों पर लगाएंगे, अगर ये इक्वल इधर भी 2 आर्क और इधर भी 2 आर्क, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो एंगल QPO इज इक्वल टू एंगल RSO और ये वाला क्या हो जाएगा एंगल PQO, PQ is equal to angle SRO। और रीजन में लिखें ऑल्टरनेट, रीजन में लिखें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। रीजन में लिखिएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑनलाइन वालों को दिखाई दे रहा है? ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो मैंने 2 एंगल इक्वल कर लिए, मेरे लिए बहुत है। डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ही हम दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बोल देंगे। तो आप ये देखिएगा हमने कहा ये वाला एंगल इस वाले, अब 2 एंगल है तो इसका एंगल P और इसका एंगल S ये इक्वल है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बाई डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया इसका एंगल P और इसका एंगल S। तो यहाँ पर आपने लिख लिया P और यहाँ पर आपने लिख लिया S। इस वाले ट्राइंगल का एंगल जो बीच में अल्फाबेट लिखा जाता है वही तो एंगल होता है ना, तो इसका एंगल Q और इसका एंगल R। तो आपने यहाँ पर लिख दिया सेकंड पोजीशन पर, इधर लिखो Q तो इधर भी सेकंड पोजीशन पर लिखो। अरे सुन तो लो, ये PQSR ये समझ में आ गया भाई, एंगल P एंगल S के इक्वल है, तो मैंने इधर P लिखा, इधर मैंने S लिख दिया। ठीक है, फिर दूसरा एंगल कौन सा है, एंगल Q और एंगल R ये दोनों इक्वल है, Q और R ये दोनों इक्वल हैं, तो मैंने सेकंड पोजीशन पर Q लिखा और सेकंड पोजीशन पर ही R लिख दिया। अब अल्फाबेट बचा कौन सा, O बचा। तो आप क्या करो, आप यहाँ पर O लिख दो, इधर भी O बचा और इस वाले ट्राइंगल में भी O बचा, तो आप यहाँ पर O लिख दो। ट्राइंगल PQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल SRO, ये हो गया।
लेकिन हमको क्या करना है, हमको ये शो करना है पी ओ क्यू इज सिमिलर टू एस ओ आर। तो आप क्या करें, आप इस ओ को बीच में ले आओ, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ। जब इस तरफ ओ को पी और क्यू के बीच में लाए तो इस तरफ भी ओ को एस और आर के बीच में लेकर बस सेम चेंज कर दीजिए दोनों तरफ, तो आपका सीक्वेंस बिगड़ेगा नहीं। ट्राइंगल पी ओ क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल एस ओ आर। मैं समझ गया, समझ गया। डायरेक्टली वर्टिकली अपोजिट लेते तो उसकी जरूरत ही नहीं है। जानबूझ कर ये उल्टा रास्ता बता रहे हैं, तो सीधा सीधा तो सब कर ही लेंगे। समझ रहे चलिए, ये पी ओ क्यू इज सिमिलर टू एस ओ आर, ये ट्रू हो गया। हाँ जी बोलिए। हाँ अरे तो उधर चेयर खाली, उधर आ जाओ ना सामने, तुम्हारा फेवरेट प्लेस। जबरदस्ती कर रहा है, सुन भी आता है। यार मैंने अरे नहीं तुम आए उधर आ जाओ, ये जबरदस्ती मत करा करो कुछ। यार मैंने तो देखो कुछ भी नहीं करा था, इसके मर्जी आप भी बैठे तो पानी दो सर। हाँ पानी देता हूँ, बताइए क्वेश्चन क्लियर है। आर और एस को वर्टिकली ऑपरेट ले सकते थे ना? वो चाइनीज में बोल रहा था क्या? अरे तो वो भी सेम बोल और नहीं तो क्या। एक मिनट रुकिए, मैं जरा पानी लेकर आता हूँ। अगला एग्जांपल देखो जरा। चलिए जी, ये हमारा था एग्जांपल नंबर 4। अगला देखिएगा एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल 5 में क्या दे रखा है, ऑब्जर्व फिगर 6.30 एंड देन फाइंड एंगल पी। तो यहाँ पर भी हमको फिगर दे रखी है, एक छोटा ट्राइंगल और एक बड़ा ट्राइंगल। ठीक है, एग्जांपल नंबर 5। ठीक, पानी देने आकाश। देखिए यहाँ पर एक ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी, ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल दे रखा है हमको पी क्यू आर। इधर है पी क्यू और आर, तो ए बी सी लिखा है, ए बी सी और पी क्यू आर। तो यहाँ पर देखिएगा क्या क्या साइड्स हमको दे रखी है। 3.8, 3.8, 3√3 और 6, 80 डिग्री, ये 60 डिग्री। तो जो ट्राइंगल ABC है, जो छोटा वाला ट्राइंगल है, छोटे वाले ट्राइंगल में दो तो एंगल दे रखे हैं और 3 साइड दे रखी है। बड़ा ट्राइंगल है PQR, इसमें एंगल कोई नहीं दे रखा, लेकिन 3 साइड दे रखी है। 6√3, ये है 6√3, सर एक साइड ये है 7.6 और ये वाला है 12। तो ये हमको दो ट्राइंगल दे रखे हैं। अब वो बोल रहे हैं कि फाइंड एंगल बी। वो कह रहे हैं कि आपको एंगल बी फाइंड आउट करना है इन दोनों ट्राइंगल्स को ऑब्जर्व करते हुए। तो आप ये देखिएगा कि मुझे यहाँ पर ये नज़र आता है कि रेशो सेम आ रहा है, यानी कि साइड्स प्रोपोर्शनल है। कैसे? अगर ये 3.8 है तो इधर 3.8 का डबल है 7.6। अगर ये 6 है तो 6 का डबल है 12। अगर ये 3√3 है तो 3√3 का डबल है 6√3। मतलब 3√3 में अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 6√3 आ जाएगा। तो हम ऐसे ही करते हैं, हम सेम रेशो लेकर चलेंगे। तो मैंने क्या देखा यहाँ पर, ए बी 3.8 है और इसका डबल है R3। तो लिखिएगा ए बी अपॉन R3 इज इक्वल टू 3.8 अपॉन 7.6। जब पॉइंट के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट्स होती हैं, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इधर भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाता है। 38 1 38, 38 2 76, 1/2। इसी तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है 6 2 12। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा BC अपॉन PQ, BC अपॉन PQ। तो BC क्या है 6 और PQ क्या है 12। 6 1 6 एंड 6 2 12 इज इक्वल टू 1/2।
ये है। उसके बाद अगला AC अपॉन RP, AC अपॉन RP। तो AC अपॉन RP क्या हो जाएगा? AC क्या है 3√3 और RP क्या है 6√3। तो ऊपर भी √3 नीचे भी √3, √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, 3 1 3 और 3 2 6, तो ये क्या हो गया 1/8। तो कुल मिलाकर हमारी जो तीनों साइड्स हैं, हमारी तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल आ गया, तो ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लग जाएगा। उसके बाद फिर मुझे सीक्वेंस देखना होगा। नोट करिएगा बाई ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अब होता क्या है कि भाई तीनों साइड्स का रेशियो तो इक्वल आ गया, लेकिन सही सीक्वेंस जानना जरूरी है। तो क्या करें, कोई भी दो आप साइड्स का रेशियो ले लीजिए। तो मैंने क्या करा, मैंने ये वाला और ये वाला लिख दिया। तो AB अपॉन RQ, इसको ना कहीं रफ में लिख लेते हैं। AB अपॉन RQ, AB अपॉन RQ इज इक्वल टू BC अपॉन PQ, इज इक्वल टू BC अपॉन PQ। तो आप ऊपर वाली जो दोनों साइड्स हैं AB और BC, इनको देखिए। तो इन दोनों में कॉमन अल्फाबेट कौन सा है? सर B। सर एक्स्ट्रा पेन है? मेरे पास नहीं है भाई, किसी के पास एक्स्ट्रा पेन है तो देखो, है किसी के पास? चलिए मुंह पे है। ले लो, मिल गया हमको। ठीक है, तो AB अपॉन RQ और BC अपॉन PQ, AB और BC इन दोनों को तो कंबाइन करा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी B है और यहाँ पर भी B है, कॉमन अल्फाबेट बीच में आ रहा है। लेकिन यहाँ RQ और PQ में कॉमन अल्फाबेट क्या है? Q है ना। तो इसको क्या लिखेंगे हम? इसको ऐसे लिखेंगे AB और BC। इनमें तो कोई चेंज नहीं, क्योंकि इनमें कॉमन अल्फाबेट बीच में आ रहा है। यहाँ RQ है और यहाँ PQ है, तो इसको पलट कर बेटा QP लिख लो। अब क्या होगा, AB और BC को कंबाइन करिए तो क्या बन जाएगा? ट्राइंगल ABC। सर ऐसे करो सर, ये जो सर ये सर लॉजिक है, इस लॉजिक को क्या, सर जो आप रफली हो नहीं वो अगर कोई और तरीका आता हो तो वैसे कर लो। ये तो मैं एक तरीका सर बता रहा आप हूँ। ऐसे ही सिंपली ले सकते हैं। ये सिंपली थोड़ा सा गंदा नहीं लगेगी आंसर शीट। मैं आंसर शीट के हिसाब से बताऊँगा, उसको साइड में रफ में लिख लो। अभी तो टीचर सोचेगा यार ये क्या इसने कर रखा है। जैसे वो कह रहा है मेंटली मेंटली की बात नहीं कर रहा हूँ। मेन उसमें करने के लिए क्या है? CAB हो गया और PQR हो गया, वैसे बोल रहा हूँ। वो जैसे ठीक लगे इसको अलग चल रहा है। भाई, अलग अलग तरीके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई आप ये देखिए, आपको ये फंडा समझ में आ गया, ये फंडा फ्लॉप नहीं होने वाला कहीं पर, इसलिए कह रहा हूँ। तो अब आप देखिएगा कि ये AB और BC को मैंने कंबाइन करा तो ट्राइंगल ABC बन गया, और ट्राइंगल RQ और QP को अगर कंबाइन करा तो ट्राइंगल RQP बन गया। ठीक है, अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब इन्होंने पता है क्या बोला? इन्होंने सिमिलर प्रूव करने के लिए बोला ही नहीं था। इन्होंने कहा था कि इस फिगर को देखकर इन दोनों फिगर्स को ऑब्जर्व करके आप ये बताइए कि एंगल P कितना होगा। ठीक है, तो हम सीधा सीधा ये बोलेंगे कि जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, इट इम्प्लाइज दैट ये जो थर्ड पोजीशन पर है ये P है, और अगर थर्ड पोजीशन पर है C, तो हम ये बोलेंगे एंगल C इज इक्वल टू एंगल P। अच्छा, अब याद रखिएगा कि जैसे दो ट्राइंगल आपने सिमिलर प्रूव कर दिए, ठीक है, तो सिमिलर प्रूव करने के बाद में आपने लिखा कि तीसरी पोजीशन पर ये एंगल C है और तीसरी पोजीशन पर एंगल P है, तो मैंने एंगल C इज इक्वल टू एंगल P लिख दिया। तो जो एक आदत पड़ी हुई है ना, हमको 9th क्लास में कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते थे तो हम CP/CT लिख देते थे, वो मत लिखना। CP/ST भी मत लिखना, वो भी गलत है। पता है क्या, CP/CT शॉर्ट फॉर्म होती है किसकी? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। ये पूरा एक सेंटेंस होता था, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। इसका क्या मतलब है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के, तो क्या है वो इक्वल है, वो इक्वल होते हैं, तभी तो ये इक्वालिटी साइन लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो याद रखिए कि सिमिलैरिटी में एक अंतर है। सिमिलैरिटी में कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल होते हैं, लेकिन जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो क्या होती है? प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो इसलिए मैं CP/ST नाम की कोई नई चीज़ इजाद करके लिख दूँ ऐसे ही, तो वो गलत है। आपको कुछ नहीं करना, मैं आपकी मेहनत ही बचा रहा हूँ उसमें। आपको बस यहाँ पर ये इम्प्लाइज दैट का सिंबल लगाना है। इम्प्लाइज दैट का सिंबल लगाकर एंगल C इज इक्वल टू एंगल P, दैट्स इट, बस इतना।
अब सवाल ये उठता है ये एंगल सी कितना होगा, तो इसमें आप एंगल सब प्रॉपर्टी लगाते हैं तो ये 40 डिग्री, 80 + 60 140। ऐसा नहीं है, कुछ टीचर्स हैं जो CPST बोल देते हैं, वो गलत बोलते हैं, ठीक है। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल पी, आप सीधा लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट एंगल पी इज इक्वल टू 40 डिग्री। एक्चुअल में है क्या कि NCERT में भी जो पैनल में टीचर्स हैं वो भी इतने इंटेलिजेंट नहीं है जितना RD शर्मा और RS अग्रवाल, ये दो टीचर ही हैं पूरे कंट्री में, ये दो ही टीचर हैं जो पूरे कंट्री के मैथ्स को गवर्न कर रहे हैं। लखमीर सिंह मंजीत कौर पूरे कंट्री की साइंस इन्हीं से चल रही है, ठीक है। तो इनसे कोई पंगा नहीं लेता, NCERT की पैनल भी पंगा नहीं लेता इनसे। तो आप ये देखिएगा कि कहीं पर भी RD का आप कोई भी स्टेटमेंट उठा लेना, कहीं आपको कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स नहीं मिलेगा। CPST कोई चीज़ नहीं है, NCERT में लिखा है CPST उसमें भी नहीं लिखा। मैं कई चीज़ें बता रहा हूँ आपको कि टीचर्स कई बार स्कूल में ना फ्लो में बता जाता है कि CPST, जबकि वो ठीक नहीं है। ये कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या, चक्कर आ रही है? CPST है ही कुछ, CPST कुछ नहीं है। आप उसमें पूरा स्टेटमेंट ये लिख सकते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर, फिर लिखेंगे एंगल्स आर इक्वल एंड साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ये लिखा जा सकता है। CPST नहीं। एंगल पी इज इक्वल टू 40 डिग्री, इसमें मैं चैलेंज ले सकता हूँ और जीत सकता हूँ, इस चीज़ का कॉन्फिडेंस नहीं तुम्हें नहीं कह रहा हूँ, मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूँ, मुझे CPCT और CPCT का जो ST का जो बता रहा हूँ। चलिए जी, एग्जाम्पल नंबर 6 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 6, एंगल पी की वैल्यू होगी 40 डिग्री। आगे चलते हैं 6.31 इन फिगर 6.31, तो यहाँ पर फिगर दे रखी है, फिगर बना लीजिए। एग्जाम्पल में फिगर आते हैं, क्वेश्चन में फिगर आती नहीं है, धोखा होता है। बैठे बैठे बनाते हैं। ABCD चलिए जी, ABCD बीच में O दे रखा है, ये फिगर दे रखी है, और इसमें इन्होंने ये भी दे रखा है कि OA इंटू OB इज इक्वल टू OC इंटू OD। V1 OA इंटू OB इज इक्वल टू OC इंटू OD, ठीक है। अब पूछ रहे हैं ये शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। show that angle A is equal to angle C and angle B is equal to angle D. Angle B is equal to angle D. ये चीज शो करनी है। तो ट्राइंगल का जहाँ भी क्वेश्चन आएगा, अगर उसमें पैरेलल लाइन नजर आ जाए आपको ट्राइंगल के अंदर, तो समझ जाना बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगेगी। अगर ऐसा कुछ ना हो, दो ट्राइंगल बनते हुए नजर आए, तो फिर सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लगेगा, तो सिमिलर करना पड़ेगा प्रूव, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर सिमिलर कैसे प्रूव करूँ? भाई ऐसी एक फिगर मैंने पहले भी देखी थी, तो वहाँ तो ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल दे रखी थी, यहाँ तो कुछ ऐसा दे नहीं रखा, तो ये दिया है ना, इससे कुछ ना कुछ निकाल लेंगे। इसके सॉल्यूशन में नोट करें। OA into OB is equal to OC into OD. OA into OB is equal to OC into OD, ये दे रखा है। तो अगर साइड्स भी प्रोपोर्शनल आ गई ना, तो भी आप ये समझ लीजिएगा कि मैं दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर सकता हूँ। साइड प्रोपोर्शन आने के लिए ये मल्टीप्लिकेशन वाला फंडा नहीं, डिवीजन वाला फंडा चाहिए होता है। तो आप ये देखो, लेफ्ट हैंड साइड में मेरे को OA दे रखा है, OA मल्टीप्लाइड बाई OB दे रखा है, लेकिन उधर OC दे रखा है। तो अगर मैं इस OC को नीचे ले आऊँ, तो एक OA अपॉन OC हो जाएगा,
अगर मैंने ओ ए को इधर छोड़ा और ओ सी को मैं इधर ले आया, भाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। इज इक्वल टू ओ डी को मैंने इधर ही छोड़ा और ये ओ भी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ जाकर डिवाइड में चला जाएगा। तो ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ डी अपॉन ओ बी, ये हो गया। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। हमने करा क्या, हमने एक तो ले लिया छोटे ट्राइंगल का साइड और एक ले लिया बड़े ट्राइंगल का साइड, ठीक है। तो ओ ए अपॉन ओ सी और वहाँ पर अपने आप ही ऐसा बन गया कि ओ डी अपॉन ओ बी, ओ डी क्या है छोटा ट्राइंगल का साइड, ओ बी है बड़े ट्राइंगल का साइड। देखो सर ओ डी ऐसे अपॉन ओ बी। अच्छा अब देखिएगा कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो आप लिखें एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी, ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी। यहाँ लिखिएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो अब देखिएगा कि यहाँ पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दो साइड्स प्रोपोर्शनल है और एक एंगल इक्वल है। तो पहले ये ढूंढेंगे कि क्या जो एंगल है जो मैंने दोनों साइड्स लिए क्या वो उनके बीच में लाई कर रहा है। तो जरा ऊपर देखो ओ ए और ओ डी ये छोटे ट्राइंगल वाली साइड्स हैं, डिनोमिनेटर में ओ सी और ओ बी ये बड़े ट्राइंगल वाली साइड्स हैं। तो ओ ए और ओ डी देखो ये हो गया ओ ए, ये हो गया ओ डी और ये वाला एंगल। तो ठीक है, दोनों जो साइड मैंने यूज़ करी उसके बीच वाला ही एंगल है। उस तरफ देखेंगे नीचे डिनोमिनेटर देखिए ओ सी और ओ बी, तो ओ सी और ओ बी और ये वाला एंगल यूज़ कर रहा हूँ तो दोनों साइड्स जो यूज़ कर रहे हैं उनके बीच वाला एंगल है। तो ऐसे ऐसे लगेगा। तो लगाइए बाई एस ए एस सिमिलैरिटी, बाई एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, by SAS similarity criteria और फिर साइड में कहीं पर रफ में वो कर लेना क्योंकि आपको यहाँ पर SAS है तो दो साइड्स दे रखी है एक एंगल है तो साइड मेजॉरिटी में है। तो साइड वाला क्राइटेरिया हम लेकर चलेंगे। हमने कह दिया ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ डी अपॉन ओ बी, ठीक है। तो सीक्वेंस का इम्पोर्टेंस क्या होता है वो समझिएगा। कोई बच्चा सीधा सीधा ये कह देगा ए ओ डी इज इक्वल टू सी ओ बी या इज इक्वल टू बी ओ सी, तो सी ओ बी सही होगा या बी ओ सी सही होगा वो इस तरीके से पता चलेगा। सी ओ बी कर दिया और बी ओ सी हुआ तो कोई एंगल किसी दूसरे एंगल के इक्वल हो जाएगा, सब गलत हो जाएगा। तो सीक्वेंस यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखा कि साइड्स हैं दो, तो इन दो साइड्स को ले लो, इससे हमारी बात बन जाएगी। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ऊपर वाले पकड़ेंगे तो इसमें कौन सा अल्फ़ाबेट कॉमन है ओ, तो ए ओ ए को लिखो ए ओ और ये तो ओ डी है ही, तो ये दोनों कंबाइन होकर क्या बन जाएगा ए ओ डी। फिर इसको लिखो सी ओ और इसको लिखो ओ बी, ठीक है। तो ए ओ डी को कंबाइन करा तो क्या बन गया ट्राइंगल ए ओ डी। सिमिलर टू सी ओ और ओ बी को कंबाइन करा तो ट्राइंगल सी ओ बी। तो वो बच्चे जो सीधा सीधा ए ओ डी इज सिमिलर टू बी ओ सी करेंगे गलत हो जाएगा उनका। अगर किसी के दिमाग में ये आ रहा हो नहीं 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 ए ओ डी अच्छा ये ऊपर वाला है ना तो सी ओ बी ऊपर वाला ही लिखूंगा, तो कोई नया लॉजिक डेवलप मत करना। ये ट्राइंगल है भाई बड़ा धोखा देता है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इस चीज़ को इसी तरीके से कर लेना, नहीं तो ठीक है अपने नंबरों पर रिस्क लोगे तो रिस्क मत लेना, सही चीज़ बता रहा हूँ। ऐसे कर लेना, छोटा सा लॉजिक है, छोटा सा लॉजिक है, रफ में लिखकर कभी गलती नहीं होगी। और ये करते ही फिर जो हमारा काम है वो सॉल्व हो गया। आप ये देखिए मुझे क्या करना था, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, तो देखिए ना फर्स्ट प्लेस पर क्या है इधर ए, इधर फर्स्ट प्लेस पर क्या एंगल सी हो गया ना इक्वल। तो इट इम्प्लाइज दैट सही क्वेश्चन ट्रिपल ए का भी हो सकता है। एंगल ए इज इक्वल टू नहीं, ट्रिपल ए से बेटा नहीं हो पाएगा। कैसे करोगे ट्रिपल सर एक बार देखना मैं बता रहा हूँ हुए तो वो तो कुछ ऐसा अरे रुक तो जाओ हो जाएगा। मैं आ रहा हूँ अभी, तुमने जो करा वो भी देख रहा हूँ, उसने तो गलत करा ही है, अभी तुम्हारा भी देख उसको बता रहा हूँ उसने कहाँ गलत तो करा, मैं तो सर आपके साथ ही कर रहा है। वो भी देखता हूँ। ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी, ओ ए अपॉन ओ बी कर दिया आपने, ओ ए अपॉन ओ डी
इज इक्वल टू OC अपॉन OD, ठीक है। बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम AD इज पैरेलल टू BC। ये गलत पता है क्यों है? क्योंकि आप इसको AD इज पैरेलल टू BC इस वजह से नहीं बोल सकते क्योंकि ये एक ट्रायंगल में नहीं है दोनों पैरेलल साइड्स। जो दोनों पैरेलल साइड्स हैं वो एक ही ट्रायंगल के अंदर होनी चाहिए, ये दोनों अलग अलग ट्रायंगल हो गए, तो इस वजह से काट दो, ये गलत है, ठीक है। अब तुम लिखो क्या गलत कर रहे हो? और मेरे से कुछ गलत नहीं करा था, आपके साथ गलत है। अब तुम कह रहे थे डबल ए से करा है। सर वो बोला था डबल से हो सकता है शायद से, तो वो ये शायद से तो नहीं लगाया था बाद में, तो शायद से लगाया था। खिलाड़ी है बड़े वाला। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, और थर्ड पोजीशन पर आप देखिए क्या लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है डी और इधर लिखा हुआ है बी। एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, ठीक है। ये मुझे प्रूव करना ना, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी। ये प्रूव हो गया, समझ गए? बताओ भाई, कुशाग्र, सुधांशु, क्लियर है? चलिए जी, अब जरा देखना एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 जो है ये जरा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। ये मैं मिटा रहा हूँ जैसे किसी का नाम है क्या? जैसे लास्ट ईयर से सर्कल वाला था ट्रायंगल, तो इसका भी नाम है नहीं, अरे बड़ी जल्दी में रहते हो। एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 देखिएगा। इसमें ना अब ये क्वेश्चन ऐसा आया जैसा पेपर में आया करता है, इसमें फिगर नहीं दे रखी है, खुद बनानी पड़ेगी। A girl of height 90 सेंटीमीटर, a girl of height 90 सेंटीमीटर तो बहुत छोटी हो गई। 90 सेंटीमीटर तो बहुत छोटी बच्ची की बात करी जाएगी। 90 सेंटीमीटर, अबे 19 नहीं 90 सेंटीमीटर 90 तो इतनी हो गई, वो बोल रहा 19। A girl of height 90 centimeter is walking away from the base of a lamp post at a speed of 1.2 meter per second। सुन लो भाई, सुन लो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक लैंप पोस्ट है, एक लैंप पोस्ट है, लैंप पोस्ट मतलब एक खंभा लगा हुआ है और उसके ऊपर एक लाइट लगी हुई है लैंप पोस्ट की। A girl of height 90 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आप ये ना ऐसे एक फिगर बना लीजिए, ऐसे लिख लो, तो ये एक लैंप पोस्ट है। जैसे समझ आ जाएगा समझ में, गया था सर। तो ये जो लैंप पोस्ट है इसको बोल दीजिए पॉइंट ए, इसको बोल दीजिए पॉइंट बी, ठीक है। तो भाई जो पोल होता है, जो लैंप पोस्ट है, वो लगेगा तो ज़मीन पर, ज़मीन पर तो होगा, फिक्स ज़मीन पर लगा हुआ है। अब क्या है, a girl of height 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैंप पोस्ट। तो एक गर्ल है 90 सेंटीमीटर की, तो वो यहाँ पर खड़ी हुई थी और वो यहाँ से थोड़ा 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 धीरे धीरे दूर जा रही है इस स्पीड के साथ 1.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आप ये मान लीजिए कि वो एक इंस्टेंट पर वो यहाँ पर पहुँच गई, ठीक है। और if the lamp is 3.6 मीटर above the ground, अब जो लैंप है, लैंप इस पोल के ऊपर ही लगा होगा, तो लैंप की हाइट उन्होंने बोली 3.6 मीटर, 3.6 मीटर above the ground, ठीक है। तो पूछ रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ हर शेडो आफ्टर 4 सेकेंड्स। फाइंड द लेंथ ऑफ हर शेडो आफ्टर 4 सेकेंड्स, मतलब इस पॉइंट को बोलिएगा सी, जहाँ पर ये गर्ल 4 सेकंड के बाद पहुँच गई, ठीक है। तो यहाँ लिखिएगा लेट द गर्ल रीच पॉइंट सी आफ्टर 4 सेकेंड्स। वो 4 सेकंड के बाद में पॉइंट सी पर पहुंच जाती है, ये हमने मान लिया, ठीक है। तो जरा देखिए
स्पीड इज इक्वल टू कितना दे रखा है स्पीड 1.2 मीटर पर सेकंड और टाइम कितना दे रखा है 4 सेकंड। तो हमें एक रिलेशन मालूम है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना है 1.2 और टाइम कितना है 4। 1.24 ज़रा कितना हो गया 4.8 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने लड़की ने इस पॉइंट से चलना शुरू करा था। जब इस पॉइंट से उसने चलना शुरू करा था शी स्टार्टेड टू वॉक अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट। तो उसने इस डायरेक्शन में चलना शुरू करा। तो जब उसने इस डायरेक्शन में चलना शुरू करा तो वो 4 सेकंड तक चलती रही। उसकी स्पीड कितनी थी 1.2 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड इनटू टाइम करा तो डिस्टेंस आ गया। तो हमने माना कि वो 4 सेकंड बाद पॉइंट सी तक पहुंच गई। तो इसका मतलब बी से लेकर सी तक का लेंथ कितना हो गया 4.8 मीटर। ये 4.8 मीटर हो गया। अब वो पूछ रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ अ शैडो आफ्टर 4 सेकंड्स। 4 सेकंड बाद उसकी शैडो की लेंथ बताइए। तो क्या है कि यहाँ पर लैंप लगा हुआ है, यहाँ गर्ल है, तो जब उस पर पूरी रोशनी पड़ेगी तो उसकी शैडो ऐसे बनेगी। ठीक है, तो ए बी सी इस पॉइंट को बोल दीजिए डी। ये डी, ये जो सी डी हो गया, ये हो गया देखिए इसको लेंथ ऑफ शैडो, लेंथ ऑफ शैडो, ये सी डी उसकी लेंथ है शैडो की। और क्या करिए ये जो ऊपर वाला पॉइंट है और जो गर्ल का जो हेड है यहाँ से और जहाँ तक उसकी शैडो की लास्ट लेंथ है वहाँ तक आप ऐसे ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, अब क्या होगा, अब हम ये कहेंगे इस वाले पॉइंट को बोल दीजिए ई। ठीक है, अच्छा ये ई सी क्या है, ये गर्ल है। गर्ल है तो इसकी हाइट कितनी दे रखी है 90 सेंटीमीटर। सब कुछ जब मीटर में है तो उसकी हाइट को भी मीटर में कन्वर्ट करो। तो 0.9 मीटर, ये समझ में आ गया। ठीक है, हाँ क्या कुछ नहीं, वो वैसे ही हंस रहा होगा, उसको दौरा पड़ा होगा। क्या हो जाता है तुम्हें बीच बीच में? सर इसमें कमेंट कुछ पास वो कुछ नहीं, वो तो समझा रहा था पीछे से कि भाई पढ़ाई में दिमाग लगा, तेरा दिमाग से पढ़ाई में होना सर सफेद चाहिए। झूठ। भाई शरीफ बच्चे हैं, कुछ समझा करो। हाँ क्या बोल दिया सर, ये यहाँ पे सर ये तो पूरे दुनिया में सर अभी एक और वीडियो आएगी ना, हम उसका दूसरे पिक्चर लेंगे, माँ बाप को भेजिए। बस चलिए, तो अब आप ये देखो कि यहाँ पर हम ये कहेंगे भाई पोल है, तो पोल तो सीधा ही ग्राउंड पर खड़ा होगा। कोई भी इंसान है वो सीधा खड़ा होगा, तो ये भी 90 डिग्री। और ये वाला एंगल, ठीक है, तो में से कोई टेढ़ा टेढ़ा तो नहीं चलता है। ठीक, तो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की वो चलता है। नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की बात करी जा रही है, तो नॉर्मल ह्यूमन बींग सीधे ही चलते हैं। तो इसका मतलब अगर वो यहाँ पर खड़ी हुई है तो सीधी खड़ी हुई है, सीधी खड़ी हुई है तो 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, और अभी तो 10th क्लास में है, आगे 12th में आते हैं ऐसे क्वेश्चन भी कि एक बच्चा थोड़ा झुक कर खड़ा हुआ है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो बता दिया एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री खड़ा हुआ है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ दे नहीं रखा। तो क्या करेंगे, हम कहेंगे इन ट्राइंगल, एक तो ना आप बड़ा ट्राइंगल ले लीजिए, ट्राइंगल ए बी डी लिखिएगा। इन ट्राइंगल ऐसे लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी डी। दूसरा छोटा वाला ट्राइंगल ले लीजिए ई सी डी। अच्छा ट्राइंगल कितने हैं इसमें, 2 है या 3 है? 2 3 ही होगा सर, 3 है सर। यार तीसरा ट्राइंगल बता दो आज मुझे। रुक जाओ जरा। सर मैंने दो बोले थे। सर, imagine वो तो उसने जबरदस्ती इसका गला पकड़ के बोला कि 3 बोल। यार मैंने तो 2 बोले थे, वो पीछे को इशारा कर। वाह भाई वाह, देख रहे हो कैसे फंसवा देते हैं ये साथ वाले दोस्त। सर इसीलिए हम साथ आ रहे हैं। इधर देखो, ये पूरा एक ट्राइंगल है, समझ रहे हैं, ये दूसरा ट्राइंगल है, और ये जो बीच में बन रहा है दिस इज अ ट्रेपेजियम। ये ट्रेपेजियम भाई 90 डिग्री, तो दोनों लाइन पैरेलल हो गई। ठीक है, तो ये बीच में ट्रेपेजियम बन रहा है, तो देयर आर ओनली 2 ट्राइंगल्स। तो सोचने की जरूरत नहीं है कि कौन से 2 ट्राइंगल लेने हैं, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। तो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ई सी डी। अब देखिएगा बड़े ट्राइंगल में एंगल ए बी डी इज इक्वल टू छोटे ट्राइंगल का एंगल ई सी डी। सर इसको वैसे प्रूफ पे करना है।
प्रूफ नहीं करना बेटा, उसकी शेडो की लेंथ निकालना इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गया। उसके बाद अगला मैं कहूँगा कि ये जो डी वाला एंगल है ना, ये बड़े ट्रायंगल में भी और छोटे ट्रायंगल में भी ये कॉमन एंगल हो गया, ठीक है। तो लिखिए एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ई डी सी। रीजन में लिखेंगे आप कॉमन एंगल, ठीक है। तो भाई दो एंगल हो गए, बहुत है। बाय डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया दूसरा लैम्प पोस्ट टेढ़ा भी हो सकता है। आप तो कहीं पे भी नाम लगा रहे हैं, पूछा ही था। ओए मेरा क्वेश्चन है, क्या 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 दोबारा बोलो, क्रेडिट निकालते किसी का? क्या क्या? सर लैम्प पोस्ट टेढ़ा भी हो सकता है थोड़ा। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, ऐसी कोई कंडीशन नहीं दे रखी सीधे कि कोई आया गाड़ी नशे में धुत गाड़ी को ठोक दिया उसमें रात में, तो सर क्या पता करके नशे में खड़ी हो? वो टेढ़ी खड़ी हो। हाँ, क्या तो होता है? मैं बता रहा हूँ कि कई बार कंडीशंस अलग अलग होती है, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ये नॉर्मल कंडीशन। सर मेरे दिमाग में नहीं आता सर, इतना महान क्वेश्चन। तो ट्रायंगल ABD is similar to triangle ABD is similar to triangle ECD. Triangle ABD is similar to triangle ECD. ये समझ में आ गया? ठीक है। सीक्वेंस देखेंगे यही बनेगा, ABD और ECD सिमिलर आएगा, ठीक है। तो इसके बाद फिर आप क्या कहेंगे कि हमें लेंथ ऑफ शेडो निकालनी है। तो अब ना जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उनकी साइड्स का रेशियो कैसे लिया जाता है? पहला दूसरा अल्फ़ाबेट AB अपॉन इसका पहला दूसरा अल्फ़ाबेट EC इज इक्वल टू इसका दूसरा तीसरा अल्फ़ाबेट BD अपॉन इसका दूसरा तीसरा अल्फ़ाबेट CD इज इक्वल टू इसका पहला तीसरा अल्फ़ाबेट AD अपॉन इसका पहला और तीसरा अल्फ़ाबेट ED। ये हो गया, ठीक है। अब जरा टिक लगा लीजिए कौन कौन सी चीज़ मेरे पास है और कौन कौन सी चीज़ें मैं निकालना चाहता हूँ। तो आप देखिएगा, एक तो AB की लेंथ मेरे पास है तो AB पर छोटा सा टिक लगा लो। दूसरा EC की लेंथ मेरे पास है तो EC पर टिक लगा लो। और ये जो BD है, हमने ये जो CD है ना लेंथ ऑफ शेडो, इसको X मान लिया, तो X को मुझे निकालना है, तो वो तो मुझे चाहिए होगा। BD की लेंथ हो जाएगी बेटा 4.8 प्लस X, ठीक है। तो एक तरह से BD भी हमें चाहिए, ठीक है। उसके बाद CD की लेंथ मेरे पास X है, तो ये AD और ED, ये जो AD है ये जो ED है ये मेरे पास है ही नहीं, तो छोड़ दो इसको, इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ इतना चाहिए। इट इम्प्लाइज दैट AB अपॉन EC इज इक्वल टू BD अपॉन CD। इट अगेन इम्प्लाइज दैट AB की वैल्यू है बेटा 3.6 अपॉन EC की वैल्यू है 0.9 और जो ये BD है, ये BD कितना है 4.8 प्लस X, 4.8 प्लस X अपॉन CD कितना है X। पॉइंट के बाद इधर भी एक डिजिट, पॉइंट के बाद इधर भी एक डिजिट, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 9 4 सा 36, ये 4 हो गया, ठीक है। तो इधर 4 अपॉन 1 बचा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x और 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर बचेगा केवल 4.8 प्लस x। x को इधर ले आओ, 4x माइनस x इज इक्वल टू 4.8, तो 3x इज इक्वल टू 4.8, तो 316 का 48 होता है तो 1.6, तो x इज इक्वल टू 1.6 मीटर। तो उसकी जो शेडो है वो उससे भी लंबी है 1.6 मीटर, उसकी लेंथ 0.9 मीटर और जो शेडो है वो 1.6 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया जी फाइनल। इसके बाद कल मैं कंटिन्यू कराता हूँ और कल रात को थोड़ा सा देखिए, कल आपके लिए मेहनत वाला दिन है। कल रात को 10 से 11 जगना पड़ेगा ऑनलाइन होने सर सोते वाला ही कुछ चाहिए। वो भी बड़ी चीज नहीं है हमारे लिए।